अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो मैं आपको ऑर्थोपेडिक्स की मार्किंग्स करवा देती हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि यूएचएस में एक एसईक्यू ऑर्थो से लाजमी आता है और वो एसईक्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि वो पास पेपर से हो जाता है। मतलब पास पेपर्स का ही वो रिपीट क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर वो आरटी का केस देते हैं, उसमें आपने जनरल मैनेजमेंट बतानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपने उसमें जो है वो एटीएलएस का प्रोटोकॉल बताना है। ठीक, इसके अलावा उसमें टेटनस का बताना होता है, फिर उसके हिसाब से ओपन फ्रैक्चर है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, अगर पेल्विस का है तो उसमें हेमरेज को फिर मैनेज करना होता है, तो इस तरह से करके। तो एक एससीक्यू आता है और एमसीक्यूज़ उसमें जो है वो आते हैं जो कि अभी जो है वो आराम से जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी इससे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पास पेपर्स में कुछ एमसीक्यूज़ आए हुए हैं जिसमें उन्हें जो है वो क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी या मेनिस्कल इंजरी का पूछा हुआ है, जो बिल्कुल भी डोगर में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक, तो वो भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट डिस्कशंस में। तो आज की ऐसे डिस्कशन तो नहीं है, मार्किंग्स ही हैं। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है ये पूरा के पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसकी जो चीज़ें हम आपने पहले से पढ़ी, मेरे को पता है फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है ना, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, इसमें हमने कॉर्टेक्स भी जो है वो मेंशन करना होता है। ठीक है, वाइवा में या कोई पूछे तो कॉर्टेक्स जो है बोन का, उसकी कंटिन्यूटी में ब्रीच आता है, तो कॉर्टेक्स की बात लाजमी मेंशन करनी है। फिर ये जो सारे पॉइंट्स हैं कि डिसलोकेशन क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, सबलिवेशन, इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये वाइवा में पूछ सकते हैं, अवॉइड टेस्ट के वाइवा में। फिर वाल्गस एंड वायरस का डिफरेंस, तो ये सारा एज इट है। डायाफिसिस, मेटाफिसिस, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो पता होना चाहिए बोन के स्ट्रक्चर के। अच्छा, तो ये चैप्टर तो पूरा करना है और इसको समझना है। क्रैम्प करने से ज़्यादा इसमें फ्रैक्चर की टाइप्स हैं कि कौन सा किस तरह होता है, थोड़ा सा पिक्चर्स देख के। ओपन फ्रैक्चर की मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोज फ्रैक्चर। अच्छा, फिर इसमें आ जाती है AO क्लासिफिकेशन को बेशक आप स्किप कर सकते हैं अनलेस कि आपको वार्ड में अलग से करवाई भी हो। अगर वार्ड में अलग से करवाई हुई है तो इसका मतलब है कि आपसे पूछेंगे फिर आपने करनी है। लेकिन यू कैन नॉट अपीयर इन योर ऑर्थो वार्ड टेस्ट without doing Salter Harris classification. Okay, just don't go if you haven't done that. Like, go, but after doing this. This is like the most important topic for orthopedics viva. They mostly start with this. और वो कहते हैं कि classify physial injuries. तो अब बच्चों को डिटेल नहीं पता होती, वो कहते हैं सॉल्टर हैरिस बोलेंगे तो हम ये सुनाएंगे। फाइजल इंजरीज पे दे डोंट नो व्हाट दे आर आस्किंग, बट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम देम। तो सॉल्टर हैरिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर फाइजल इंजरीज, सो दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि फाइजल इंजरीज को क्लासीफाई करें तो आपने सॉल्टर हैरिस क्लासिफिकेशन बतानी है। ठीक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, ये भी बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, अब ये चैप्टर करना, अच्छा इसमें ये जो है ना मैनेजमेंट, अगर आपने खुदा ना खास्ता ऑर्थोपेडिक्स नहीं कवर कर सके, आप सर्जरी एंड में थी, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर प्रिंसिपल आपको अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी फ्रैक्चर की मैनेजमेंट जनरल भी लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब जैसे रिडक्शन है, इसकी टाइप्स, स्टेबलाइजेशन, और फिर हर जो मैनेजमेंट ऑप्शन है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्पी की डायग्राम, तो ये जो ये चैप्टर तो पूरा करना है, लेकिन जो लास्ट है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट, ये लाजमी करना है और सॉल्टर हैरिस लाजमी करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि इस चैप्टर को फुल करना है और स्पेशली सॉल्टर हैरिस और साथ में मैनेजमेंट, ये तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इस फ्रैक्चर में हम अगर ये मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर, दैट इज़ फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब। अच्छा, फ्रैक्चर्स ऑफ अपर लिम्ब में ये जो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट है, इसमें बेसिकली इंटीरियर डिसलोकेशन आती है और इसके मेथड्स पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, मैं ना साथ में वॉइड टेस्ट और वाइवा के हिसाब से भी बता रही हूँ। ठीक, तो ये इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में इतनी सफिशिएंट नहीं दी हुई, ये मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। फिर ह्यूमरस के जो शाफ्ट के जो फ्रैक्चर्स हैं उसमें पूछते हैं कि कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो रेडियल नर्व पाल्सी, और फिर उसकी क्या जो है वो फाइंडिंग्स होंगी क्लिनिकल, तो ह्यूमरस शाफ्ट का फ्रैक्चर पता होना चाहिए। डिस्टल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये शाफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट भी करनी है। फिर ये जो सुप्रा कंडालर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है, इसका एक पोटेंशियल, ये एक ऐसे क्वेश्चन है, इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दी हुई है ना, इसका नाम पूछना है कि इसका नाम क्या, ये बुक में नहीं दिया हुआ। इसको कहते हैं गार्टलैंड क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन, दिस इज गार्टलैंड क्लासिफिकेशन, ये ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी टाइप्स बच्चों से मिक्स हो जाती हैं, रेडियल हेड के बेशक इसी क्लासिफिकेशन ना करें और लिक्रोनॉन की ना करें, लेकिन सुप्रा कंडालर की लाजमी कर लें। अच्छा, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वोकमैन इसकी में कॉन्ट्रैक्शन वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट इज़ VIC।
दे जस्ट आस्क यू व्हाट इज़ VIC आउट ऑफ नोवेयर, और एंड फिर बच्चों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है कि अच्छा VIC क्या था, कहाँ था। तो ये वर्कमैन स्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर अलग से ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस के साथ होता है। अच्छा, फिर फोर आर्म फ्रैक्चर का क्वेश्चन आ चुका है एक दफ़ा, और उसमें उन्होंने जनरल सिनेरियो दिया हुआ था और इसकी जनरल मैनेजमेंट ही है। तो ये एक दफ़ा देख लें कि अडल्ट में कैसी होती है और बच्चों में कैसी होती है, डिफरेंट कैसे होती हैं। ठीक हो गया। और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी। अच्छा, नाउ दिस पेज नंबर 15 ऑफ डोगर सिस्टमिक सर्जरी इज़ बेसिकली अ पेज फॉर पोटेंशियल MCQs। ये मोन्टेगिया फ्रैक्चर, इन दोनों में से एक का तो MCQ आता है। इनके बच्चे मोन्टेगिया, डोंट माइंड इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दीज रॉन्ग, बट मोन्टेगिया और गैलियेजी के फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन में से कोई एक क्लासिफिकेशन नहीं, इसकी क्लासिफिकेशन तो बुक में नहीं दी हुई, बट फ्रैक्चर के बारे में जनरल पता होना चाहिए, और ये दोनों बच्चों से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से करना है। हुलीज फ्रैक्चर का तो सिनेरियो बहुत आराम से MCQ में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी है पोटेंशियल। स्मिथ फ्रैक्चर हो गया और स्केफॉइड फ्रैक्चर हो गया। तो ये पूरा पेज, इसमें ये सारे फ्रैक्चर्स इनके, अच्छा कोलीज और स्मिथ फ्रैक्चर को बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो ये दोनों, और मोन्टेगिया और गेलियाजी को बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो ये दोनों अच्छे से करना है। स्केफॉइड का फ्रैक्चर तो वाइवा में आपने OPT में भी देखा होगा, अगर कभी आया हो वार्ड में, तो आपको फिर एक दफ़ा अगर आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये डिफरेंटली मैनेज होता है। अच्छा, तो ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर, जिसमें आपने, मैं दोबारा बता देती हूँ, इंटीरियर शोल्डर की डिस्लोकेशन करनी है। ठीक, अच्छा ये नाम पता होना चाहिए कि नियरेस्ट क्लासिफिकेशन होती क्या है। प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के फ्रैक्चर की होती है। अच्छा, वैसे सही, हाँ, इंटीरियर डिस्लोकेशन करनी है। इसके अलावा ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर और इसकी नर्व पता होनी चाहिए कौन सी डैमेज हो रही है। इसके अलावा सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर लाजमी करना है, उसकी कॉम्प्लिकेशन में VIC लाजमी पता होना चाहिए। देन वी हैव फोर आर्म फ्रैक्चर, उसका ये पूरा पेज नंबर 15 जो है ये आपको सारा पता होना चाहिए अच्छे से। फिर फ्रैक्चर ऑफ लोअर लिम्ब में हैं ही बस मेन फीमेल का दिया हुआ है, और नी के अराउंड दिए हुए हैं, और टिबिया का, और पेल्विस का, और एसिटाब्युलर। अच्छा, इसमें फीमेल का लाजमी आना चाहिए। ठीक है, इस पर कोई माफ़ी नहीं मिलती। और जिसको ऑर्थो के वाइवा में अगर कुछ नहीं आ रहा तो उससे सॉल्टर हैरिस पूछ लेंगे और फीमेल का फ्रैक्चर की पूछ लेंगे डिटेल्स। ठीक है, तो ये तो बड़ा बेसिक चीज़ है। अच्छा, अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि इसमें ना मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर प्रॉक्सिमल फीमेल का है तो वो इंट्रा या एक्स्ट्रा उसके हिसाब से मैनेज होता है। अगर शाफ्ट का है तो अडल्ट में, बच्चों में, और फिर इन्फेंट्स में डिफरेंटली मैनेज होता है। तो ये सब मैंने क्लासीफाई करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन दीज इन द अपकमिंग डिस्कशंस। अच्छा, फिर फ्रैक्चर अराउंड द नी जो है, इसको आप बस एक दफ़ा रीड कर लें कि किस तरह से जो है वो मैनेज होगा। इसको इतनी डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं, बट फीमेल वाले को डिटेल से करना है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल से करना है। इसको सिर्फ आप जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। फिर आ जाता है टिबिया के फ्रैक्चर्स। अच्छा, बम्पर फ्रैक्चर्स, दिस इज़ अ पोटेंशियल SCQ। ठीक है, टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स, ये पोटेंशियल SCQ है। फीमर भी पोटेंशियल SCQs है। तो ये जो इसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है, गस्टीलो एंड एंडरसन, ये वाइवा में ऑलमोस्ट आई थिंक ऑर्थो के वार्ड टेस्ट में हर बच्चे से ये पूछ रहे थे। ठीक है, सॉल्टर हैरिस सबसे पूछ रहे थे, और गस्टीलो और एंडरसन सबसे पूछ रहे थे। तो ये ज़रूर पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने एक गार्टलैंड क्लासिफिकेशन देखी है जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर में होती है, ये आपने लाजमी करनी है। बुक में इसका नाम गार्टलैंड नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज़ द गार्टलैंड क्लासिफिकेशन। एंड देन ये जो है गस्टीलो, ये लाजमी करनी है। आगे चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन वगैरह ये सब पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये ना ट्रॉमा के क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। फिर आ जाता है पेल्विस का फ्रैक्चर। अच्छा, पेल्विस का फ्रैक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सिवियर ब्लड लॉस होता है। फीमेल में भी होता है, लेकिन पेल्विस में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2 लीटर तक का हो जाता है। तो इसलिए ये फ्रैक्चर, इसकी ये जो क्लासिफिकेशन AO क्लासिफिकेशन दी हुई, इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ में वो ये पूछते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो बच्चों को ABC बस याद होता है, ATLS प्रोटोकॉल, तो वो एयरवे लिख देते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले आपने सर्कुलेशन को करना है, तो इसमें CAB करके चलेगा, ATLS, क्योंकि इसमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि पहले आपने ब्लीडिंग को मैनेज करना होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन, ये तो एक तो ऑर्थो के अंडर भी आ जाता है, और ये जनरल सर्जरी S1 में भी आपको क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, तो ये S1 का क्वेश्चन भी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एसिटाब्युलर फ्रैक्चर को आप स्किप कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस ऑलरेडी कि स्किप करें तो अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करें। आई वुड सजेस्ट यू कि रीड कर लें, बिकॉज पेपर में कुछ भी आ सकता है, बट आई एम मैंशनिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। अच्छा, तो ये वाला भी चैप्टर हमने मार्क कर लिया। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये पीड्स के एग्जाम में भी इसमें से आ सकता है, अगर ऑर्थो में से कोई क्वेश्चन आ रहा है, और वैसे भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से DDH
तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये ज़रूर आपसे ऑर्थो के बारे में पूछ सकते हैं। ये आपने करना है। और ये पीड्स में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पीड्स का टॉपिक भी तो यहीं से कर लें, ये पीड्स से के लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कंजेंडर क्लब फुट का केस भी बड़ा कॉमन आपने देखा होगा, ये भी आपने करना है लाजमी। तो ये दोनों टॉपिक्स करने हैं। फिर आगे जो फ्लैट फुट है पेस्ट प्लानस, इसको बस आप एक बार गो थ्रू कर लें। यू कैन स्किप दिस फॉर SEQ। Then we have these two topics, Perthes disease and slipped upper capital femoral epiphysis। अच्छा, अब इन दोनों का मसला होता है, ये दोनों बच्चों से मिक्स हो जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको कराऊंगी, और इनको आपने अलग अलग करके करना है कि आपसे इनका सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। और फिर एक कॉन्ड्रोप्लेजिया तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आपको ऑलरेडी आता होगा, इसको एक दफ़ा देख लें। अच्छा, तो इस चैप्टर में से आपने DDH करना है, ये क्लब फुट लाजमी करना है। इसके अलावा ये जो 2 डिजीज़ हैं, लेग काफ परथेस डिजीज़ और स्लिप अपर कैपिटल फेमरल एपिफिस की जनरल मैनेजमेंट बस पता होनी चाहिए, और इनको मिक्स नहीं करना, इनका डिफरेंस। ठीक हो गया, ये टॉपिक्स करना है। फिर बोन ट्यूमर्स जो है, इसमें ज़्यादा MCQs आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एक दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आई हुई कि क्लासीफाई करें बोन ट्यूमर, मतलब कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा गो थ्रू नहीं हुआ होगा तो उस वक्त अटैम्प्ट करने में मसला हो जाता है। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन एज एन ऐसे क्वेश्चन आई हुई है। जब मैं कहती हूँ ना SEQ, तो मेरा मतलब ही शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन होता है, तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन का वर्ड यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ क्लासिफिकेशन का। फिर ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कर लें, इसमें से MCQs पोटेंशियल MCQs हैं। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, फिर ये ऑस्टियोब्लास्टोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है ऑस्टियोसार्कोमा का। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में से MCQ आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, अच्छा जाइंट सेल ट्यूमर में से भी आपको MCQ आ सकता है, या ये बड़ा ही मतलब एविंग सार्कोमा। सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। ये जो पिक्चर दी है, इस पिक्चर से आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आई एम सॉरी। अच्छा, ओके, ये जो पिक्चर है इसमें सारा बताया हुआ है कि लोकेशन के हिसाब से, तो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस। अच्छा, ऑस्टियोमाइलाइटिस करना है, ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ी बेसिक टॉपिक है। सेप्टिक आर्थराइटिस मेडिसिन में भी आ सकता है, तो ये अगर आपने मेडिसिन से ही किया हुआ है तो यहाँ से सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट देख लें। ठीक है, उसके अलावा ये मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस तो आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर करें। जहाँ पे भी बुक में TB, चाहे वो मेडिसिन हो, सर्जरी हो, TB की कोई भी बात लिखी हुई हो, तो आपने वहाँ से TB का ज़रूर करना है, बिकॉज TB इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन डिजीज़। तो ये ज़रूर जो है, ये मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस यहाँ से करना है। फिर इसके अलावा जनरल सर्जरी में जो S1 है, उसमें डोगर की बुक में ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस भी दिया हुआ है, बुक के ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट चैप्टर पे, वो भी ज़रूर करना है। और मेडिसिन से TB तो बहुत अच्छे से करना ही है। इसके तो TB बहुत जगह आया हुआ है सर्जरी में, तो ये जहाँ जहाँ आए करना है इसमें। ठीक है, बिकॉज इसमें ज़रूर पॉट्स डिजीज़ के बारे में तो ज़रूर पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है स्पोर्ट्स इंजरीज़ का, इसमें से MCQs आते हैं। एक ये जो टॉपिक दिया हुआ है एंकल इंजरी, यहाँ पे पेज 31 में, इसका एक दफ़ा एक दफ़ा इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है एंकल स्प्रेन का। उन्होंने पूछा हुआ है एंकल स्प्रेन को क्लासीफाई करें, और क्लासिफिकेशन बुक में नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा MCQs आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं, और उनमें जो है वो पॉपिंग साउंड आई उनकी नी में से, तो अब ये कौन सी जो है वो इंजरी है। मेनिस्कल इंजरी के बारे में पूछते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के बारे में पूछते हैं, MCQs आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेन इसमें ये एंकल इंजरी करना है, और बाकी चैप्टर MCQs के लिए करना है। फिर ये जो पेरिफेरल नर्व इंजरी, इसमें ये जो है ना, सबसे पहले टाइप्स, ये तो बच्चे इग्नोर कर दें कि ये तो वैसे ही टाइप्स लिखी हुई हैं, ये तो सर्जिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एक ऐसे क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ये जो टाइप्स हैं, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमीसिस, न्यूरोटोमीसिस, दिस इज ऑलरेडी ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते, दिस अ पास्ट ऐसे क्वेश्चन। फिर स्पेसिफिक नर्व इंजरीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि वो ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसमें ये सारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये वाइवा में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि अच्छा ये तो हमने नहीं, ये तो बेसिक है, इस पर आपको माफ़ी भी नहीं मिलेगी कि अगर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से आप एनाटमी पढ़ते हैं, तो मीडियन नर्व में किस पॉइंट पे कहाँ इंजरी हो, तो क्या साइंस आएंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, ये ज़रूर आनी चाहिए। ये MCQ में भी आ सकता है, या आपसे जनरल वाइवा में भी पूछ सकते हैं।
फिर अगला जो लास्ट चैप्टर है ऑर्थो का, दैट इज़ डीजेनरेटिव बोन डिजीज़। अच्छा, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिसिन से कर लें। अगर मेडिसिन से अच्छे से किया हुआ है तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी मेनली मेडिसिन में रूमेटोलॉजी का टॉपिक है, तो वहाँ से बहुत अच्छे से कर लें। यहाँ से बेसिक सिर्फ सर्जरीज के नाम पढ़ लें। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी मेडिसिन से कर लें। रोटेटर कफ इंजरीज़ कभी नहीं आई एज सच, ठीक, तो एक दफ़ा आप इसमें से बस देख लें, गो थ्रू कर लें। ड्यूपॉइंट ट्रेन्स कॉन्ट्रैक्चर भी मेडिसिन सर्जरी दोनों का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। और इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम कर लें यहाँ से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई टॉपिक छोड़ना है, मैं ये बता रही हूँ कि अगर कहीं और से जैसे मेडिसिन से आई वुड सजेस्ट कि ये जो जितने भी आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये रूमेटोलॉजी से आप कवर करें, यहाँ से ना करें। फिर ये रिकेट्स डिजीज़ पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, वहाँ पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ से करें। ऑस्टियोपोरोसिस भी रूमेटोलॉजी से कर लें, मेडिसिन से कर लें। और सेरेब्रल पाल्सी भी जो है ये पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है, तो ये वहीं से होगा, ठीक। तो ये थी सारी ऑर्थोपेडिक्स की मार्किंग्स।